नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में कल रात बारिश का सिलसिला शुरू होने से मौसम हुआ सुहाना। हुमनाबाद सरकारी स्कूल में दोपहर के भोजन से छात्र बीमार, विधायक सिद्धू पाटिल ने लिया जायजा। केंद्र का कहना है कि कर्नाटक को अतिरिक्त चावल नहीं दिया जाएगा, खाद्य मंत्री मुनियप्पा विकल्प की तलाश में। पूर्व मंत्री सोमन्ना ने कर्नाटक भाजपा प्रमुख पद के लिए दावा पेश किया। शिवमोगा हवाई अड्डे से 11 अगस्त को उड़ान संचालन शुरू होगा। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक, सीएम बघेल बोले पीएम के पास इस समस्या के लिए वक्त नहीं। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, 2 लोगों की मौत, 16 जिलों के 4,88,000 लोग प्रभावित, बारिश का येलो अलर्ट जारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इस साल जून माह में बारिश का मौसम समय पर शुरू न होने से धूप और गर्मी छाई रही, जिससे लोग परेशान चल रहे थे। इस बीच बीती रात से हल्की बारिश होने से मौसम में तब्दीली आई है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि बारिश बहुत ही हल्की हुई, लेकिन मौसम में ठंडक आकर धूप से निजात मिली है। कहा जा रहा है कि हल्की बारिश किसानों को फसल पेरने के लिए लाभदायक नहीं है, किसानों को भी पेरने के लिए सही समय नहीं है। इस बारिश मौसम में जरूर तब्दीली आई है, जिससे गर्मी और धूप से राहत मिली है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने निर्वाचन क्षेत्र के निमुरा और सीताल गेरा गांव के सरकारी हाई स्कूल का दौरा किया। ये खबर सुनने के बाद कि उनके माता पिता ने अपने बच्चों को सरकारी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया है। स्कूल में दोपहर के भोजन के बाद बच्चों को उल्टी हुई थी। डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने बीमार बच्चों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और बच्चों और अभिभावकों को साहस दिया। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को खामियों के बारे में सूचित किया और सुनिश्चित किया कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने तैयार गर्म भोजन को प्रयोगशाला में भेजने के निर्देश दिए तथा जनता को सूचित किया कि प्रयोगशाला में रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से कर्नाटक को चावल की आपूर्ति करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने 2,28,000 की खरीद का एक रास्ता खोज लिया है। राज्य सरकार के प्रमुख अन्न भाग्य कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए चावल की आवश्यकता है। भारत बड़ा है और हमारे पास चावल खरीदने के कई रास्ते हैं। हम 1 सप्ताह के समय में इस मुद्दे को हल कर लेंगे। उन्होंने अन्य राज्यों से चावल खरीदने के विकल्पों का संकेत देते हुए कहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि राज्य खुले बाजार से चावल खरीदेगा, क्योंकि ये महंगा होगा और राज्य के खजाने पर बोझ होगा। उनके अनुसार केंद्रीय एजेंसियां निविदाएं मंगवाएंगी और व्यापारियों से चावल खरीदेगी और इसे सरकार तक पहुंचाएंगी। सूत्रों ने बताया कि कुछ व्यापारी जिनके पास कर्नाटक में चावल का स्टॉक था, आपूर्ति करने के लिए उत्सुक थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार संभवतः 1 अगस्त तक ये योजना लॉन्च कर देगी। राज्य सरकार ने जिन एजेंसियों से पहले ही संपर्क किया है, उनमें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और केंद्रीय भंडार शामिल है। मुनियप्पा जो कुछ दिनों तक इस मुद्दे पर विचार करने के बाद नई दिल्ली से बेंगलुरु लौटे। शुक्रवार को गोयल की नियुक्ति पाने में विफल रहने के बाद गुरुवार को वापस राष्ट्रीय राजधानी चले गए, क्योंकि उन्हें एक फोन आया। आधे घंटे की चर्चा के बाद गोयल ने कहा कि राज्य को चावल की आपूर्ति करना संभव नहीं है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश को पीडीएस के लिए 135 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है और एफसीआई के पास लगभग दोगुना 262 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक था। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र को विभिन्न योजनाओं की प्रतिबद्धताओं के मुकाबले अधिक चावल और 400 लाख मीट्रिक टन तक की जरूरत है। ये एक टालमटोल वाला जवाब था जो मुझे उचित नहीं लगा। मुनियप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने केंद्र पर राज्य के एफसीआई दर पर चावल खरीदने के लिए तैयार होने के बावजूद इस मुद्दे पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि केंद्र ने उन्हें निराश किया है, क्योंकि उन्होंने गोयल से आशावाद के साथ मुलाकात की थी। केंद्र द्वारा बीपीएल परिवार और अंत्योदय अन्न योजना एएवाई कार्ड धारकों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो चावल मुफ्त वितरित करने पर उन्होंने इसके लिए 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मंत्री और वीरशैव लिंगायत नेता वी सोमन्ना, जिन्होंने भाजपा आलाकमान द्वारा दिए गए सभी कार्यों को संभालने का दावा किया था, अब उनकी नजर प्रदेश अध्यक्ष पद पर है। मैं विधानसभा चुनाव के बाद 2 बार नई दिल्ली आया हूं। मैंने केंद्रीय नेताओं को अपने 45 साल के अनुभव से अवगत करवाया और उनसे मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अपील की है। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेताओं को भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी उम्मीदवारी पर किस हद तक चर्चा होगी। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की।
मैं पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के घर जाने के लिए तैयार हूं और सभी को विश्वास मिलूंगा। सोमन्ना ने तुमकुरू लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की हार का श्रेय भी लिया। शिवमोगा हवाई अड्डे से उड़ान संचालन 11 अगस्त से शुरू होगा। पहली उड़ान शिवमोगा और बेंगलुरु के बीच होगी और इसके विपरीत शिवमोगा के सांसद बीवाई राघवेंद्र ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों ने बस सेवाओं सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पिछले सप्ताह हवाई अड्डे का दौरा किया था। राघवेंद्र ने कहा, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को नई दिल्ली से यहां उतरकर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन पर किया गया, जो हवाई अड्डे की परियोजना के पीछे था। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस की जल्द ही नई दिल्ली और मुंबई जैसे अन्य गंतव्यों के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना है। राघवेंद्र ने कहा कि हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय कोड RQY मिल गया है। शिवमोगा और बेंगलुरु के बीच किराए के बारे में पूछे जाने पर सांसद ने कहा कि प्रति व्यक्ति 2,500 रुपए से 3,000 रुपए के बीच होगा। हवाई अड्डा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात और कई धार्मिक स्थान इस जिले में हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा दावणगेरे, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर जैसे पड़ोसी जिलों के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बीच स्थानीय उद्योगपतियों ने कहा कि शिवमोगा से हवाई सेवा शुरू होने से जिले में औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला को राज्य में निवेश करने और अपनी कारों के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने ट्वीट किया कि अगर टेस्ला भारत में अपने परिचालन का विस्तार करना चाहता है तो कर्नाटक राज्य इसके लिए गंतव्य है। ये घटनाक्रम टेस्ला, स्टारलिंक के संस्थापक और अब ट्विटर के मालिक एलन मस्क की संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद आया है। मस्क ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी 2024 में भारत यात्रा की योजना है और कहा कि भारत दुनिया भर के किसी भी अन्य बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं रखता है। पाटिल ने यह भी कहा कि अगर टेस्ला कर्नाटक में अपना मुख्यालय स्थापित करने का फैसला करती है तो कर्नाटक सरकार अपना पूरा सहयोग देगी और विभिन्न लाभ प्रदान करेगी। पाटिल ने विस्तार से बताया, हम चाहते हैं कि कर्नाटक के लोगों को बड़े अवसर मिले और अधिक नौकरियां पैदा हो। अगर टेस्ला कर्नाटक में आती है तो इससे कई लोगों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। हम कुछ स्थानों पर निर्णय लेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि संयंत्र कहां बनाया जा सकता है और केंद्र सरकार के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। हम राज्य में निवेश के फायदों पर भी चर्चा करेंगे। कर्नाटक अगले 2 दशकों के लिए नवाचार और विनिर्माण का केंद्र बनने पर केंद्रित है, उन्होंने कहा। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186,
टोल फ्री नंबर 1800-123-9447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800-123-9447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए अमित शाह ने बैठक बुलाई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास सहित अन्य नेता मौजूद रहे। एनसीपी नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आए। शरद पवार ने अपने प्रतिनिधि को इस मीटिंग में भेजा। मई की शुरुआत में शाह ने हिंसाग्रस्त राज्य की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान शांति की अपील की थी और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। मणिपुर में इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। चूंकि मणिपुर में 3 मई के बाद से अभी भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है, इसलिए राज्य सरकार ने शांति बनाए रखने और अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से 5 दिन 25 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में जारी अशांति को देखते हुए डेटा सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेइती और कुकी समुदायों के बीच मणिपुर में 1 महीने पहले भड़की हिंसा में 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि हमारे राज्य में सांप्रदायिकता नहीं है। यह 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास समस्या के समाधान के लिए बात करने का समय नहीं है। असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। शनिवार को भी स्थिति गंभीर बनी रही। बाढ़ से अभी तक 4,88,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। वहीं राज्य में कई प्रमुख नदियां उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग CWUC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी, नेमती घाट, जोरहाट, पुथीमारी, कामरूप और पगलादिया नलबाड़ी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार असम के 16 जिलों में 4,88,000 से अधिक लोग वर्तमान समय में बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि इस साल बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बजाली उपमंडल में हुआ है। यहां के करीब 2,67,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नलबाड़ी में 80,000 और बारपेटा जिले में 73,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 140 राहत शिविरों में 35,000 से भी अधिक लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि अन्य 75 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा एनजीओ तथा स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में बिस्वनाथ, दरांग और कोकराझार जिलों में तटबंध या तो टूटे गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बजाली, बक्सा, बारपेटा, कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, गोलपारा, करीमगंज, कोकराझार, माजुली और नलबाड़ी सहित विभिन्न जिलों में सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा बक्सा, बिश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धुबरी, कोकराझार, डिब्रूगढ़, शिवसागर, सोनितपुर, दक्षिण सालमारा, उदलगुरी और तामुलपुर जिलों में भूमि कटाव भी देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और शहरों में बाढ़ की भी सूचना है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में संपन्न 15 विपक्षी दलों की बैठक को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सफल बताया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता मौजूद रहे, कोई किसी से नाराज नहीं है। देश को दिशा दिखाने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक हुए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब विपक्ष की बैठक और आप संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये बात कही। तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी नेताओं की बैठक सार्थक रही है। हमने फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने का फैसला किया है। अगला चुनाव कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है और उनके मुद्दों पर चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि विपक्ष की बैठक वाकई सफल रही है। इस बैठक को लेकर बीजेपी डरी हुई दिख रही है। यही वजह है कि अमित शाह ने इस फोटो सेशन बताया। आपको बता दें कि कल पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई थी। इन नेताओं की अगली बैठक शिमला में होगी। लोकतंत्र की जननी है और बिहार की धरती पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए जिससे परिवर्तन हुआ। चाहे चंपारण में जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया या इमरजेंसी के खिलाफ जेपी जी का जो मूवमेंट था वो और एक देश को एक दिशा दिखाने का, तो उसी तरीके का ये धरती रहा है। और यहाँ पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे और एक मत होकर के मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, वहीं देर रात मणिपुर में भीड़ ने राज्य सरकार में मंत्री एल सुसिंद्रो के इम्फाल पूर्वी जिले के चिनगारेल स्थित निजी गोदाम में आग लगा दी। भीड़ ने उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री सुसिंद्रो के इसी जिले के खुरई इलाके में स्थित आवास और अन्य संपत्तियों को भी शुक्रवार रात आग के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों के वक्त पर पहुंचकर उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने से रोका गया। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आधी रात तक आंसू गैस के कई गोले दागे ताकि भीड़ को मंत्री के खुरई स्थित आवास का घेराव करने से रोका जा सके। घटना में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। तो वहीं इससे पहले 14 जून की रात को राज्य की महिला मंत्री नेमचा किपगेन के इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल इलाके स्थित घर को अज्ञात लोगों ने जला दिया था। इसके अगले दिन केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर पर भी हमला किया गया था और उसे जलाने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों में हुए जातीय संघर्ष में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई। मणिपुर में मेइती समुदाय की आबादी 53% है, जिसमें से ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहती है, जबकि नगा और कुकी जनजातियों की आबादी करीब 40% है और ये ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहती है।
महाराष्ट्र में मुंबई के कुछ हिस्सों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश हुई। संभवतः इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 26-27 जून को शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का संकेत दिया गया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह बारिश होने के बाद मुंबई निवासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। दक्षिण पश्चिम मानसून के आज शहर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। बृहत मुंबई नगर निगम यानी कि BMC ने एक ट्वीट में कहा कि आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और मुंबई शहर और उपनगरों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई ने अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता में धीरे धीरे वृद्धि की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों में मौसम खराब रहने की आशंका है। हमीरपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र में भेड़ी डांडा गांव के पास से बह रही बेतवा नदी किनारे एक 25 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से फांसी पर लटका मिला, जिससे देख गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। मृतक की पहचान जेब में पड़े आधार कार्ड के आधार पर उत्तम पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम बजेहटा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर के नाम से हुई है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी सरीला व भारी पुलिस बल मौजूद है। महेश कुमार की रिपोर्ट। पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कर रहे दूल्हे की रुकवाई गई शादी। कोच कस्बे की गहवी धर्मशाला में आज संपन्न होनी थी दूसरी शादी। पहली पत्नी है 8 माह की गर्भवती। पहली पत्नी के मां बाप ने लगाई थी स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार। सन 2020 में दिल्ली की प्रीति के आगरा के पवन से हुई थी वैदिक रीति रिवाज से शादी। 3 दिन पहले बिना तलाक हुए दूसरी शादी के आयोजन की कोच कोतवाली के एक दरोगा ने ली थी आयोजन की जिम्मेदारी। जबरदस्त से एक खबर तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर कि दुल्हन के परिजनों के लाखों रुपए हुए हैं इस आयोजन में खर्च। दूल्हे के परिजनों को अब देना होगा दुल्हन के परिजनों को आयोजन का खर्च। कोच कोतवाली में देर रात तक चलता रहा दूल्हा दुल्हन के परिजनों का हाई वोल्टेज ड्रामा। SDM CO कोच के सराहनीय प्रयास से रोकी गई दूसरी शादी। मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार विदेश। रूस में तख्तापलट की खबरों के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज रूस अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। पश्चिमी ताकतें हमारे खिलाफ है। कोई भी आंतरिक अशांति राज्य के लिए घातक खतरा है और रूसी लोगों के लिए एक तमाचा है। हमने रोस्तोव में स्थिरता बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और वहां स्थिति अभी भी कठिन है। रूस के राष्ट्रपति के रूप में मैं देश की स्वतंत्रता की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करूंगा। पुतिन ने कहा कि जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया और युद्ध में साथियों के खिलाफ हथियार उठाए, उन्होंने रूस को धोखा दिया और वे इसके लिए जिम्मेदार हुए। मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं कि जिन्होंने इस अपराध का आयोजन किया वे तर्क करें और एकमात्र विकल्प चुने जो घर लौटना और इन कार्यों को रोकना है। रूसी प्रेसिडेंट ने कहा कि अब हम जो देख रहे हैं वो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। हम अपने लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी मतभेद को दूर किया जाना चाहिए। इस सशस्त्र विद्रोह के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कठोर होगी। उन्होंने कहा कि हमने मॉस्को और कई प्रांतों में आतंकवाद विरोधी शासन की घोषणा की है और रोस्तोव में स्थिरता बहाल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मैं रूसी सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उन लोगों से अपील करता हूं जिन्हें धोखे और धमकियों से सशस्त्र विद्रोह के रास्ते पर धकेल दिया गया। पुतिन ने कहा कि हमें विश्वासघात का सामना करना पड़ा। अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के कारण रूस को धोखा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अपने दौरे में छाए रहे। उन्होंने भारत अमेरिकी संबंधों को एक नई दिशा देने के साथ ही अपने संबोधन में सबका दिल जीत लिया। अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कविता भी सुनाई। इस कविता को सुनकर पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन तो अंग्रेजी में दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कविता हिंदी पढ़कर सुनाई। पीएम मोदी ने बताया कि ये कविता उन्होंने काफी पहले लिखी थी। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरों को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। इसके बाद पीएम मोदी ने इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी सुनाया। इस कविता को सुनने के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजने लगा। पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान रह रहकर तालियां गूंजती रही। पीएम मोदी जब अमेरिकी संसद पहुंचे तब मोदी मोदी के नारे लगने लगे और ये सिलसिला कुछ देर तक यूं ही चलता रहा। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जानवी कपूर और जूनियर NTR की फिल्म देवरा को लेकर आया बड़ा अपडेट। मेकर्स नहीं छोड़ रहे कोई कसर। अब समाचार खेल जगत से है। गौतम अडानी के बर्थडे को भारत के वर्ल्ड चैंपियंस ने मनाया खास। अडानी डे पर 1983 की टीम ने सुनाए अनसुने किस्से। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। बिजली बचाने के लिए तेजी से काम कर रही सरकार। सिर्फ एक साल में 249 अरब यूनिट बिजली का हुआ संरक्षण। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में कल रात बारिश का सिलसिला शुरू होने से मौसम हुआ सुहाना। हुमनाबाद सरकारी स्कूल में दोपहर के भोजन से छात्र बीमार। विधायक सिद्धू पाटिल ने लिया जायजा।
केंद्र का कहना है कि कर्नाटक को अतिरिक्त चावल नहीं दिया जाएगा। खाद्य मंत्री मुनियप्पा विकल्प की तलाश में। पूर्व मंत्री सोमन्ना ने कर्नाटक भाजपा प्रमुख पद के लिए दावा पेश किया। शिवमोगा हवाई अड्डे से 11 अगस्त को उड़ान संचालन शुरू होगा। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक। सीएम बघेल बोले, पीएम के पास इस समस्या के लिए वक्त नहीं। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, 2 लोगों की मौत, 16 जिलों के 4,88,000 लोग प्रभावित। बारिश का येलो अलर्ट जारी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।